प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले पार नजर के पाठ के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। नार्लिकर का जन्म सन 19 जुलाई 1838 को कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई और वहीं से उन्होंने गणित में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। भारतीय विज्ञान कथाओं के क्षेत्र में जो यश विष्णु नार्लिकर के हिस्से में आया है, उतना किसी के हिस्से में नहीं। भारत सरकार ने इन्हें 1965 में पद्म विभूषण, 2004 में पद्म विभूषण तथा 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। चलिए अध्ययन करते हैं इनकी कहानी। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजरें बचाकर चोरी छुपे छोटू के पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की ओर। वैसे तो पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रही थी और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर मौका कहाँ? हाथ लगते ही मौका फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी न जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। वह जानना चाहता था कि उसके पापा उस सुरंगनुमा रास्ते में क्यों जाते हैं और छोटू को वहाँ जाने में क्यों मनाही थी और क्यों छोटू को पुलिस वालों ने पकड़ लिया आगे जाने में। ऐसा क्या था जो उसके पापा करते थे और छोटू उस काम के बारे में नहीं जान सकता था? तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। उसके पापा कहते हैं कि मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे बाहर ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन से मेरा ऊपर चलना मुश्किल होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था
जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें अभी तक एक बात तो समझ आ चुकी कि छोटू और छोटू का परिवार मंगल ग्रह के ऊपर जमीन के नीचे सुरंग बनाकर रहते थे। लेकिन पता नहीं क्यों वह जमीन के नीचे सुरंग बनाकर क्यों रहते थे। और छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिनको सुरंग में जाने की परमिशन थी, जिसके जरिए वह जमीन से ऊपर जाते थे और स्पेस सूट पहनकर और स्पेस जूते पहनकर वह वहां चलने फिरने और सांस लेने में समर्थ थे। अब आइए कहानी में आगे देखते हैं कि चांद पर आखिरकार, मंगल ग्रह पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मंगलवासियों को इतनी सारी समस्याओं का सामना उठाना पड़ा। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक की। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवन का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमें समझ में आया कि पहले मंगल पर लोग रहा करते थे कहानी के अनुसार, और सूरज में परिवर्तन होने के कारण वहाँ के जीव जंतु उस परिवर्तन का सामना नहीं कर पाए और छोटू और उसके पूर्वजों ने ही उस स्थिति का सामना किया और अपने आप को मंगल ग्रह पर रहने के अनुकूल बनाया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि छोटू के पिताजी मंगल ग्रह पर जीने लायक स्थिति पैदा करने के लिए कुछ यंत्रों की जरूरत होती है। उन यंत्रों की देखभाल की काम करते थे। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए आपको खूब पढ़ना होगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। छोटू दूसरे दिन पापा के काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म करके जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चला है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब इस सीन में देखिए क्या होता है कि कंट्रोल रूम में जब सब लोग अपनी शिफ्ट खत्म करके जा रहे थे तो किसी ने इस टीवी स्क्रीन की तरफ मॉनिटर पर देखा कि कुछ हमारे ग्रह की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, लेकिन यह तारा नहीं। कंप्यूटर से उन लोगों को पता चला कि यह अपनी समय के हिसाब से अपनी स्थिति बदल रहा है, यानी कि कुछ न कुछ संकट उनकी ग्रह की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पापा ने कहा कि क्या ये जो चीज बढ़ती हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है, ये कहीं दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष यान तो नहीं? संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो कितनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में तो ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक बाहर निकला। तो बच्चों, वो अंतरिक्ष यान उनके ग्रह पर आ चुका था और उससे एक लोहे का या मशीनों वाला हाथ बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। सब लोग उस पर नजर रखेंगे। तो छोटू भी पापा के साथ था। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा।
अब कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो इस पर नंबर कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्षयानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरीके के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, जो कि एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में सिर्फ हमें अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना ही होगा, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, जो कि सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोल नहीं जा रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उससे कंट्रोल रूम ले गए थे। वहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ, इसके अंदर क्या होगा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को देख रहे थे सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंट्रोल पैनल पर कंसोल का एक बटन दबाने की इच्छा को वह रोक नहीं सका। लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व की स्थिति में ला खड़ा। मगर उस तरफ अंतरिक्ष के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नासा ने कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणों से अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जयंत विष्णु नालिकर, मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे।